तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 किसके बारे में कर रहा है? होल्डिंग आउट के बारे में बात कर रहा है। जो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट एक ऐसा पार्टनर होता है जो खुद को रिप्रेजेंट करता है या कोई और उसे रिप्रेजेंट कर रहा है और वो साइलेंट है। इधर वो खुद को खुद से रिप्रेजेंट करे कि वो पार्टनर है, या वो किसी और बंदे ने उसे रिप्रेजेंट करा और वो साइलेंट है उस टाइम पे, नहीं ये नहीं उसे एग्री कर रहा है ना डिसएग्री कर रहा है उस बात से, तो उसके केस में ये बन जाता है कि हाँ, मेयर साइलेंट अमाउंट टू एक्सेप्ट एज, और वो पार्टनर कहलाता है। चाहे तो वो खुद से होल्ड करे, यानी होल्ड हिमसेल्फ, या तो वो खुद से ही कहे कि मैं पार्टनर हूँ, या फिर वो किसी और बंदे को अलाउ कर दे कि करने के लिए, ऐसा अलाउड करने के लिए किसी और बंदे को, कोई और बंदा उसे पार्टनर बता रहा है उस बंदे को और वो बंदा फिर भी साइलेंट है, उस केस में भी वो पार्टनर बन जाता है होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट की भी लाइबिलिटी सेम होती है जैसी और पार्टनर की होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बेसिकली बात कर रहा है ड्यूरेशन के बेस पे काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। एक तो ड्यूरेशन का बेस है, पहला बेस है ड्यूरेशन का और दूसरा बेस है पर्पस। पहला है ड्यूरेशन एंड दूसरा है पर्पस। ठीक बेटा भाई, चलो जाने दो। पहला है ड्यूरेशन, दूसरा है पर्पस। ड्यूरेशन में क्या, हम चार्ट माइंड में वो चार्ट बना जो हम दिख रहे थे, काइंड ऑफ पार्टनरशिप का क्लास देख रहे थे, उसमें चार्ट था। पहला था ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। ड्यूरेशन के फर्दर दो पार्ट थे, एट विल और एट फिक्स पीरियड, और दूसरा जो पर्पस था उसके भी दो पार्ट थे, पर्टिकुलर और जनरल। ठीक, तो वही पूछा है, एक तो एट विल वाला पूछा है, एक पर्टिकुलर पर्पस। एट विल माने जिसमें कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता, जिसमें कोई पार्टनरशिप की डीड में कोई फिक्स टेन्योर नहीं लिखा होता कि 10, जैसे फिक्स टेन्योर कितना 10 साल, 5 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, ऐसा कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं होता। या फिर सॉरी, या फिर ऐसा भी कोई मोड नहीं बताया जाता जिससे हम डिटरमाइन कर सके कि हाँ हमें अब अपनी पार्टनरशिप बंद करनी है। लेट सपोज, अगर मानिए किसी की डीड में लिखा कि जैसी हमारी सेल 100 करोड़ होगी तब हम अपनी पार्टनरशिप बंद कर देंगे। हाल तो ऐसा कोई बेवकूफ़ नहीं होगा जो लिखेगा, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ। मान लीजिए किसी ने लिखा है कि जैसी हमारी सेल 100 करोड़ प्लस होगी तभी हम अपनी पार्टनरशिप बंद कर देंगे, तो एक इवेंट हो गया। तो ये इवेंट क्या करने पर पार्टनरशिप बंद करनी पड़ेगी, तो ये पार्टनरशिप एट विल कहलाएगी। क्यों? क्योंकि ये इवेंट अनसर्टेन है। अनसर्टेन क्यों है? टारगेट 100 करोड़ है, फिक्स है, लेकिन ये 100 करोड़ की सेल हो सकता है 2 साल में हो जाए, हो सकता है इसे 4 साल लगे, 5 साल लगे, 8 साल लगे, कोई फिक्स नहीं है ना। कितने टाइम में अपने कंपनी इतने आपको अपने आप को पार्टनरशिप इतना स्टेबल कर पाएगी कि वो 100 करोड़ की सेल कर पाए, ऐसा कोई फिक्स पीरियड नहीं है। इसलिए ये भी एट विल के अंदर ही आ जाता है। ठीक, तो ये दोनों की दोनों कंडीशन होनी चाहिए, मतलब ना तो कुछ लिखा हो और ना कोई ऐसा मेथड बताया हो जिससे हम कैलकुलेट कर सकें कि अब हमें अपनी पार्टनरशिप बंद करनी है। उस केस में बन जाती है पार्टनरशिप एट विल। पर्टिकुलर पर्पस क्या, यही मैं आपको बता चुका था। चलिए एक बार अब ये दोबारा से करा रहा हूँ। मानिए मैं और मेरा दोस्त नहीं, कालू और पीलू, कालू और पीलू दो कॉन्ट्रैक्टर थे। अपने जो क्या बोलते हैं, अपने क्या बोलते हैं रोड के में जो मतलब ट्रांसपोर्ट मंत्री जो थे, मतलब जो थे अपने मिनिस्टर वाले नितिन गडकरी सर, जो मतलब रोड वगैरह का काम देख रहे थे, करा रहे थे। उन्होंने कालू से कहा कि देखो अभी मुझे तुम 100 करोड़ की रोड, 100 किलोमीटर की रोड बना के दो विद इन अ मंथ। कालू कह रहा है कि नहीं नहीं सर ऐसा नहीं, तो तुम आपको तो पता है वे कैसे हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना, नो इफ नो बट ओनली कट टू कट, मुझे चाहिए 1 महीने के अंदर 100 किलोमीटर की रोड। कालू ने कहा चलिए सर ठीक है। कालू ने अपने दोस्त पीलू को फोन लगाया। कालू ने कहा पीलू भाई देखो मैं तो इधर से लेके जाऊंगा, लेफ्ट से राइट की तरफ मैं लेके जाऊंगा और राइट से लेफ्ट की तरफ तुम बना के लिया, दोनों मिलकर पार्टनरशिप में कर लेते हैं। किसी एक पॉइंट पे तो आगे हम बीच में मिलेंगे, और जैसे ही हम बीच में मिल जाएंगे तो समझ लेंगे हम 100 किलोमीटर की रोड बन चुकी। और उसी टाइम जैसे ही हमारा ये पर्टिकुलर पर्पस पूरा हो जाएगा हम पार्टनरशिप से हट जाएंगे और जो प्रॉफिट आएगा अपना बांट लेंगे, मतलब पार्टनरशिप डिसोल्यूशन हो जाएगी और प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये एक पर्टिकुलर पर्पज, ये 100 किलोमीटर की रोड का है ना, तो इसलिए कहते हैं जो एक पर्टिकुलर एडवेंचर। अब एडवेंचर ये नहीं कि हम पहाड़ी से जंप कर रहे हैं वो सब, पार्क वार्क में घूम रहे हैं, मतलब वो सब एडवेंचर नहीं, या जंगल सफारी में चले गए, वो एडवेंचर नहीं। एडवेंचर मतलब पर्टिकुलर पर्पस, सिंगल एडवेंचर। ठीक, तो उस केस में जैसे ही वो एडवेंचर पूरा हो जाएगा आपकी पार्टनरशिप हम डिसॉल्व हो जाएगी बेसिकली। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 भी। नाउ मूव टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एमटीबी नवंबर 20 दिसंबर 21 में आया है। क्या है? लक्की भाई, अपने लक्की भाई पार्टनरशिप हमको वो पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं। लक्की भाई पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं। लक्की भाई को कोई आइडिया नहीं पार्टनरशिप डीड में क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। वे आपसे पूछ रहे हैं कि आप मुझे बताओ लक्की भाई, आपके पास लक्की भाई ने कहा देख भाई तेरा भाई अब पार्टनरशिप चलाएगा, तेरा भाई को पार्टनरशिप बनानी है, तू मुझे बता के दे कि उस पार्टनरशिप में क्या क्या इसेंशियल चीजें हैं और क्या क्या चीज उसके अंदर होनी चाहिए। आपने कहा ठीक है लक्की भाई लिखना चालू करो। लक्की भाई ने पेन ठा लिया, अब आप बता रहे हो। देखो आप क्या करो, देखो वैसे लक्की भाई कोई बताया तो कोई पर्टिकुलर है नहीं, कोई पर्टिकुलर फॉर्मेलिटीज तो बताई नहीं गई।
लक्की भाई ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, नहीं बताई तो कोई बात नहीं, फिर भी आप अपने अंदाज से बता दो कि मुझे क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है लक्की भाई, लेकिन एक काम करो, रिटर्न में कर लियो। रिटर्न मतलब कागजों पे लिख के करियो डीड, क्योंकि हमने पढ़ा डीड तो ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी। अब लक्की भाई पूछेंगे तो लक्की भाई तो पूछेंगे सर ना, हमने तो पढ़ा है कि ओरल भी, तो ओरल क्यों नहीं। हम लक्की भाई को क्या बताएंगे, तो हम कहेंगे देखो लक्की भाई, अगर कल के दिन को डिस्प्यूट हो जाती है कोई, तो उस केस में आप जो रिटर्न डीड होती है उसे एज अ प्रूफ प्रूफ कर मतलब एज अ प्रूफ दे सकते हो, लेकिन ओरल डीड में आप ऐसा प्रूफ नहीं कर सकते, यानी कि जो ओरल एग्रीमेंट है उसको आप कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। तो ये कहा, तो हम लक्की भाई समझ गए लक्की भाई कह रहे ठीक है हम रिटर्न वाला काम कर लेंगे। अगला, फिर हम जब लक्की भाई पूछते बस इतना ठीक, हमने कहा अभी नहीं, अभी रुको। अब लक्की भाई कह रहे अब क्या है, तो हम कह रहे हैं कि लक्की भाई ये आप जो आपने कागज पे लिखा है, ये आपके कागज पे लिखने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए एक दूसरे कागज पे ये चीजें लिखनी पड़ेगी। लक्की भाई ने पूछा वो कौन सा कागज, वो जो स्टैम्प एक्ट में बताया है, स्टैम्प एक्ट में। और लक्की भाई पूछे कितने का बताया है, तो वो भी हम ही बताएंगे। हम कहेंगे देखो लक्की भाई कम से कम 50 रुपए का बताया है, लेकिन फिर भी आप अपनी सेफ्टी के साइड के लिए कम से कम 100 रुपए का रख लेना, क्योंकि 50 और 100 के अलावा भारत में भी नोट है नहीं, 70-60 के नोट है नहीं, 50 के नोट मिनिमम बताया है, लेकिन आप फिर भी 100 का रख लेना, क्या जा रहा है आपके एंड से। लक्की भाई ने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, इसमें क्या कंजूसी करनी है 10-20 रुपए में, 100 के नोट के स्टाम्प पेपर पे कर लूंगा। लक्की भाई अब जाने वाले, हम कह रहे लक्की भाई अभी और रुक जाओ, एक और लास्ट पॉइंट सुनते जाओ बस। तो हमने लक्की भाई कह रहे क्या, हमने कहा लक्की भाई कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर, फर्नीचर नहीं, लैंड बिल्डिंग, या कोई ऐसी थिंग जो धरती से अटैच्ड है, मतलब थिंग विच इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड और थिंग विच इज अटैच टू लैंड। तो ऐसी कोई सी चीज भी इमूवेबल प्रॉपर्टी बन जाती है। तो ऐसी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है या नहीं है, अगर है तो उसे रजिस्टर कराना पड़ता है, रजिस्टर्ड एक्ट, उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी का अलग एक्ट है, उसके अंदर से रजिस्टर कराना पड़ता है। इतना बेसिक है। लक्की भाई कह रहे हैं बस अब तो बेसिक हो गया, हम कहेंगे हाँ अब लक्की भाई अब बेसिक हो गया, अब बस आपको एक काम करना है, हम आपको बता रहे हैं कि जनरली ये फॉर्मेट दिया है, आप इसमें कुछ ऐड या लेस कर सकते हो, आपकी चॉइस है। तो आप ये फॉर्मेट फॉलो कर लेना। क्या फॉर्मेट है, नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, नेम ऑफ द पार्टनर, प्लेस ऑफ द बिजनेस, कमेंसमेंट ऑफ द डे, ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाई ईच पार्टनर की, हर एक पार्टनर ने कितनी कितनी कैपिटल डाल दी, उसके बाद पीएसआर। पीएसआर अगर इसमें नहीं लिखोगे तो फिर दिक्कत आएगी, इसमें नहीं लिखोगे तो क्या दिक्कत आएगी कि फिर इक्वल मान लेता है लोग। तो आपने ज्यादा कैपिटल डाली होगी और आप चाह रहे हो ज्यादा प्रॉफिट मिले तो भी नहीं मिल पाएगा, तो पीएसआर पहले लिख देना। एडमिशन रिटायरमेंट के प्रोविजन, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग लोन, कैपिटल ड्राइंग लोन पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है वो भी चीज। डिसोल्यूशन के टाइम पे कैसे सेटलमेंट करोगे आप अकाउंट्स, सैलरीज का क्या रेट होगा, क्या सैलरी है क्या कमीशन है, क्योंकि अगर सैलरी आपने यहाँ नहीं लिखी तो आप आगे बढ़ोगे कि कोई भी पार्टनर जो अपने बिजनेस पार्टनरशिप फर्म में अपनी कोई सर्विस देता है, यानी कि जो पार्टनरशिप फर्म को मैनेज करता है उसकी सैलरी नहीं होती, उसे कोई सैलरी नहीं मिलेगी अगर उसकी डेट में नहीं लिखा तो। और ये लास्ट पॉइंट भी आप आगे बढ़ते हो देखना, प्रोविजन ऑफ एक्सपल्शन, क्योंकि आप जब एक्सपल्शन का सेक्शन पढ़ते हो मेरे साथ, उसमें लिखा है उसकी 3 इसेंशियल कंडीशन है। पहली है एग्रीमेंट में लिखा हुआ होना चाहिए, दूसरा सारे पार्टनर की कंसेंट होना चाहिए, और तीसरा एक्सपल्शन जो है वो लॉफुल मतलब क्या बोलते हैं गुड फेथ में होना चाहिए। अब गुड फेथ के फिर से 3 पॉइंट है। गुड फेथ के 3 पॉइंट क्या है कि पहला है कि वो जो एक्सपल्शन हुआ है वो बिजनेस के इंटरेस्ट में होना चाहिए, ना कि पार्टनर्स के खुद के इंटरेस्ट में। साथ में उसके क्या देखना था कि जो जब उसे धक्के मार के निकालने वाले हो पार्टनरशिप फर्म से, तो उसे एक बार बता दो कि हम तुमको भगाने वाले हैं। उससे फिर तीसरा क्या है, तीसरा उसके अंदर गुड फेथ होने के लिए, उस सेक्शन की गुड फेथ होने के लिए तीसरा है कि उसे एक अपॉर्चुनिटी देना है कि जो आपने उसे नोटिस भेजा है धक्के मार के निकालने के लिए, वो उसका जवाब दे सके। ठीक, तो बेसिकली वहाँ है, तो वो जब ही हो पाएगा जब आपकी रीड में ये वाला एक्सपल्शन वाला पॉइंट होगा तो। ठीक, तो ये था बेसिकली हमारा सेक्शन, वो क्वेश्चन नंबर 7, सेक्शन बोल रहा हूँ सॉरी फॉर डेट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। किस एविडेंस को हम कहते हैं कि कंक्लूसिव एविडेंस है पार्टनरशिप का। हमने ऊपर पढ़ा था कि एक क्वेश्चन था कि प्रॉफिट क्या प्रॉफिट कंक्लूसिव एविडेंस है। प्रॉफिट एविडेंस तो है, ट्रू टेस्ट के अंदर 3 ही एविडेंस आते हैं, एविडेंस 5 है, बेसिक मतलब फीचर 5 है, लेकिन उसमें से एविडेंशियल फीचर बनने गए 3 जो कि ट्रू टेस्ट के अंदर है। कौन कौन से, एग्रीमेंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, और तीसरा है वो म्यूचुअल एजेंसी वाला। लेकिन इन तीनों में से भी जो सबसे ज्यादा कंक्लूसिव एविडेंस है वो है म्यूचुअल एजेंसी वाला, जो मोस्ट कंक्लूसिव है वो है म्यूचुअल एजेंसी वाला कॉन्सेप्ट। ठीक, म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है कि एक बंदा खुद का प्रिंसिपल होता है, बचे हुए बंदों का, बचे हुए पार्टनर्स का एजेंट होता है। क्योंकि वो बचे हुए का एजेंट होता है इसलिए उसके एक्ट के लिए बचे हुए पार्टनर को वो अपॉइंट कर पाता है। ठीक, बेसिकली इतनी सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस की चीज नहीं है। कुछ केसेस में पार्टनरशिप नहीं मानी जाती। कब कब पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी, इंपॉर्टेंट केस ये था केडी कामनाथ बर्थ का जो केस हुआ था, उसके अंदर की ये चीजें हैं कि उसमें पाया गया कोर्ट में जज साहब ने देखा
ना तो ये कोई टर्म एंड इन्होंने ना कोई डीड बनाई, तो डीड भी ना बना रखी थी उन्होंने केडी कामनाथ वाले केस में, ना तो उन्होंने डीड बना रखी थी, ना उन्होंने कोई अकाउंट खोल लेते, कुछ तो परचेज सेल करी होगी तो कुछ अकाउंट होने चाहिए थे। उसके बाद ना उन्होंने खुद का बैंक अकाउंट, अब ये वे वाले अकाउंट नहीं, वे जो पॉइंट 2 में अकाउंट है वे जनरल पीएनएल बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस की बात कर रहा है, और जो पॉइंट 3 में अकाउंट है वो बैंक के खाते की बात कर रहा है। कुछ कुछ तो बैंक का खाता होगा ना पार्टनरशिप फर्म के नाम का। अब उसमें भी आप आगे बढ़ते हो मेरे साथ कि अगर कुछ नहीं लिखा, कोई आपके कस्टम नहीं है, कस्टम माने जो चलता आ रहा है, अगर कोई कस्टम नहीं है उस केस में कोई भी पार्टनर अपने नाम से बैंक का अकाउंट चल से पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस नहीं कर पाता, पार्टनरशिप फर्म का अलग से खाता खुलता है। तो वो खाता खुला हुआ नहीं था केडी कामनाथ वाले केस में, और ना उन्होंने कोई रिटर्न इंटीमेशन मतलब कोई रिटर्न कंफर्मेशन पहुंचाई थी डेप्टी डायरेक्टर को। डेप्टी डायरेक्टर क्या एक पोस्ट है, एक वो है जिसे हम बता देते हैं कि ये डायरेक्टिव आईटी, हम बस पार्टनरशिप चालू कर रहे हैं, बस इतनी बात सुन लो बस हमारी। तो बस बेसिकली इतना था सेक्शन नंबर 8 के अंदर। वो फिर से यार सेक्शन क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देख लीजिए एक से एक बार। बेसिकली हमसे पूछा था कंक्लूसिव एविडेंस, हमसे शुरू में क्वेश्चन नंबर में जो शुरू का था उसमें पूछा था कि प्रॉफिट शेयरिंग कंक्लूसिव है, एविडेंस है। ट्रू टेस्ट के अंदर सिर्फ आपसे पूछता है ट्रू टेस्ट क्या है, उसके अंदर सिर्फ 3 ही एविडेंस आते हैं। पहला आता है एग्रीमेंट लिखना है उसके अंदर आपको, दूसरा लिखना है शेयर ऑफ प्रॉफिट, और तीसरा लिखना है म्यूचुअल एजेंसी। लेकिन इन तीनों के अंदर भी जो सबसे कंक्लूसिव है, जिसके बाद कोई कंक्लूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती, वो है म्यूचुअल एजेंसी वाला। लेकिन उसकी भी कुछ एक्सेप्शन है कि इन केस में ये अगर ये चीजें हो रही हैं जो मैंने ये लास्ट में वाले 4 पॉइंट अगर ये हो रहे हैं तो पार्टनरशिप नहीं कहला पाती। बेसिकली इतनी बात है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एमटीबी जून 22 का क्वेश्चन है। एलिमिनेट द डिफरेंस बिटवीन अ पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये इसका मैं सोल्यूशन इसमें नहीं लाया, क्यों नहीं लाया, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। मेहनत क्या, मेरे नोट्स में जाना, वहाँ पे अलग अलग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपेरिजन दिया है, मतलब पार्टनरशिप का कंपनी के साथ, पार्टनरशिप का एचयूएफ के साथ, पार्टनरशिप का क्लब के साथ, वे सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि उनमें से कोई सा भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है। टेबल बनाना प्रॉपरली, जैसे टेबल उसमें दी गई है परसेंट, बेसिस जरूर देना उन टेबल के, क्योंकि बिना बेसिस के अगर तुम डिफरेंशिएशन का आंसर लिखते हो फाउंडेशन के अंदर तो उस केस में ना मार्क्स की गुंजाइश कम हो जाती है, मतलब मार्क्स कहीं ना कहीं कटते हैं। तो ये आपको अपने एंड से करना है, होमवर्क है, ये है होमवर्क। ठीक, एचडब्ल्यू क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये जो इसमें क्या है, इसमें बेसिकली ये दिसंबर 21 में आया था। मुझे कैसा पता दिसंबर 21 के आया था, क्योंकि ये एग्जाम मैंने दिया था, मेरा जो फाउंडेशन का एग्जाम था वो दिसंबर 21 था। तो ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम सेंटर में बैठकर अटेंड करा था। इसमें कैश था, इसमें जो पहला पॉइंट, इसमें बेसिकली क्या है, इसमें ये बताना है, इसमें 6 पॉइंट दे रखे हैं आपको। इन 6 के 6 पॉइंट में आपको ये बताना है कि कौन से पॉइंट में पार्टनरशिप है, कौन से पॉइंट में पार्टनरशिप नहीं है। लेकिन इसमें जो पहला पॉइंट है उसमें कैच है, इसका आंसर यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, सोचने का नजरिया है। तो जब मैंने ये अटेंड करा था मैंने इसका आंसर यस कर दिया था। लेकिन जब मैं सेंटर से बाहर आया, दोस्तों के साथ डिस्कशन करी, तो उसमें कुछ दोस्तों ने नो कर रखा था, तो मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था और ये लग रहा है यार मैंने एक इजी टॉपिक था, 1-2 नंबर वैसे ही गवा दिया। लेकिन जब आंसर सजेस्टेड आया तो उसमें दोनों अल्टरनेटिव थे। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके साथ आए जिसमें आपका आंसर कुछ और हो, फ्रेंड के कुछ और हो, तो ऐसा नहीं सोचना कि हाँ अपना ही गलत या उसका गलत, हो सकता है दोनों का सही हो। ऐसे कई बार अल्टरनेटिव आंसर देती है। ऑल तो सबसे बढ़िया ऑप्शन ये है कि आकर डिस्कस ही ना करा जाए, क्वेश्चन पेपर है। चलिए वो आपकी चॉइस है। तो पहला देखते हैं, ए एंड बी आर ज्वाइंट ओनर ऑफ अ कार। ए और बी ज्वाइंट ओनर है, यानी कि 2 पार्टी तो हो गए, 1 और मोर पर्सन हो गया। उसे संडे और हॉलीडे के दिन तो वे पर्सनली यूज में लाते हैं, लेकिन बचे हुए मतलब मंडे से सैटरडे में वो उसे लेट आउट कर देते हैं किराए पे, जैसे किराए पे चढ़ा देते हैं। ठीक, ऑन द अदर डे एंड द इक्वल डिवाइड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट वे इक्वली बांट लेते हैं। तो क्या पार्टनरशिप है? तो बेसिकली इसका आंसर यस भी दे रखा है, अगर आपने यस सोचा तो यस भी है। लेकिन इसका जो नो का बेसिस है, नो का बेसिस ये है कि उन्होंने खुद से बिजनेस कैरी नहीं करा। अभी नहीं ये लगता है इस क्वेश्चन में कि जो गाड़ी चलाओगे तो ही खुद से बिजनेस कैरी करोगे, भाई ये कोई बात हो गई। हो सकता है हम गाड़ी के मैनेजमेंट करें, मतलब गाड़ी के बिल्कुल देख रेख रख रहे हो, बाद में उसके रिकॉर्ड प्रॉपर बना रहे हो, तो वो बिजनेस कैरी करना ही हो जाएगा। बिजनेस कैरी करने की तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है ना, वो तो हम एक एस्टिमेट लगा लेते हैं। तो वही चीज़ है, तो यहाँ आंसर यस भी है, नो भी है। लेकिन नो का लॉजिक यही है कि ये मान के चले क्योंकि इन्होंने किराए पे दिया तो इन्होंने खुद नहीं करा। अब ये कोई बात नहीं हो गई, क्योंकि आपने कहीं बताया ही नहीं कि बिजनेस कैरी करना किसे कहेंगे। हो सकता है भाई गाड़ी देते हैं हम किराए पे, और बाद में जब गाड़ी शाम को लौट कर आती है उसकी साफ सफाई देख रेख सब हम ही कर रहे हैं, तो वो तो बिजनेस कैरी करने के अंदर ही आ गया। तो बेसिकली इसमें थोड़ा वो था, लेकिन आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा। मान लीजिए 2 फर्म है, 2 फर्म मिलकर एक फर्म बना रही है, तो
तो उस केस में क्या वो नई फर्म पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी? अगर दो फर्म, जहां भी फर्म होता है, फर्म माने पार्टनरशिप फर्म होता है, बेसिकली सबसे पहली बात ये है। तो दो पार्टनरशिप फर्म अगर मिलकर एक सिंगल पार्टनरशिप फर्म बना ले तो क्या वो वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए मेरे यहाँ खिलौनों की फर्म है और किसी की दिल्ली में खिलौनों की फर्म है, मैं चाह रहा हूँ कि कंपटीशन क्यों करना, आइए भाई भाई मिलकर साथ बन लेते हैं नई फर्म। तो कोई दिक्कत हो ना है, तो उसकी फर्म मेरी फर्म मिलकर एक नई फर्म बना लेंगे हम, तो वो नई फर्म भी वैलिड होगी। तो यस, इट इज अ पार्टनरशिप फर्म। अगला, ए एंड बी आर को-ओनर ऑफ अ एग्री टू कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस इन अ कॉमन प्रॉफिट। ए एंड बी एक ओनर है जिन्होंने एग्री करा कि साथ में आकर बिजनेस करेंगे, बिजनेस से जनरेट प्रॉफिट को बांट लेंगे। तो तीनों इसेंशियल एलिमेंट हैं कहीं ना कहीं। तो बेसिकली इसका भी आंसर यस हो गया। ठीक। आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 4, सम इंडिविजुअल, कुछ इंडिविजुअल्स। अब जैसे एस लगाया तो इसका मतलब मोर देन वन हो गया, सॉरी। तो कुछ इंडिविजुअल्स आए, उन्होंने क्या करा, एक ग्रुप बनाया जिसमें 500 रुपए भी हर महीने हर साल डालते थे। मान लीजिए क्या बोलते हैं अपना, 100 बंदे होंगे, 100 बंदों ने ग्रुप बनाया कि 500-500 रुपए हम हर साल डाल देंगे। तो कितना हो गया? 50,000 रुपए हो गया। और उस 50,000 रुपए से हम खुद क्लोथ बनाएंगे, प्रोडक्शन अपनी खुद के हाथ से करेंगे, मतलब कपड़ा खुद से बनाएंगे, क्लोथ, कच्चे कपड़े से क्लोथ खुद से बनाएंगे। और वो क्लोथ क्या करेंगे? हम फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे विडो ऑफ वॉरियर्स, मतलब वॉर में जो शहीद हुए होंगे उनकी जो विडो होंगी, उनकी विडो को वो कपड़े फ्री दे देंगे। तो बेसिकली यहाँ क्या है, दो बंदे हैं, हाँ, दो या दो से ज्यादा बंदे हैं, हाँ, क्या बोलते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हाँ, प्रोडक्शन खुद से कर रहे हैं, लेकिन क्या शेयर ऑफ प्रॉफिट है? क्योंकि ट्रू टेस्ट के अंदर शेयर ऑफ प्रॉफिट भी है। तो क्या शेयर ऑफ प्रॉफिट है? शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं है। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट मिसिंग है, ऑल्दो शेयर ऑफ प्रॉफिट इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस, बट इट इज अ एसेंशियल एविडेंस। कंक्लूसिव नहीं है लेकिन इसेंशियल है, होना चाहिए। तो इस केस में नहीं है ये पार्टनरशिप, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट वाला एलिमेंट मिसिंग है। ठीक है, कोई भी चैरिटेबल एसोसिएशन का भी पार्टनरशिप बन ही नहीं सकती। नेक्स्ट, ए और बी एक ओनर थे, तो उन्होंने क्या करा, अपनी एक, उनके पास एक जमीन पड़ी थी, जमीन का टुकड़ा पड़ा था, मतलब पीस ऑफ लैंड पड़ा था, वो खाली रहता था हर साल। उन्होंने कहा यार ये खाली भी तो रह रहा है, एक काम करते हैं दोनों भाई, हमारा दोनों का ही है ये, तो हम ना इसे किराए पे दे देते हैं, जो अब से हम पर रेंट आएगा हम रेंट आता था बांट लेंगे। बेसिकली इतनी सी बात है। अगर रेंट लैंड नहीं होती, कोई और एसेट होती, तो बेसिकली तो वो डेप्रिशिएट हो रही थी, तो वहां तो और फायदा हो गया। लेकिन लैंड तो डेप्रिशिएट होती नहीं, फिर भी हम मान के चलें, क्योंकि देखो लैंड पे हमने कुछ एक्टिव इस्तेमाल तो नहीं करा। पिछले केस में हम गाड़ी का केस था, उसमें भले ही हम गाड़ी चलाने को किसी और को दे रहे हैं, लेकिन उसकी रिपेयरिंग, उसकी सर्विसिंग, उसकी बाकी चीजें हम खुद करते होंगे, ऐसा मज्यूम करके चल रहे हैं। लेकिन इसमें हम एज्यूम नहीं कर सकते, खाली टुकड़े पे हम क्या करेंगे, खाली टुकड़े पे तो कुछ हो ही नहीं सकता ऐसी चीजें। तो उस केस में क्योंकि हम एक्टिव कोई प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे, इस वजह से ये पार्टनरशिप के अंदर नहीं आ रहा, कोई बिजनेस का पर्पस यहाँ एग्जिस्ट नहीं हो पा रहा। ठीक, खाली पीस है, उसे हमने किराए पे चढ़ा दिया, तो हमने तो उस पर कुछ नहीं करा। लेकिन अगर हमने अपनी गाड़ी दी थी, जैसा पहले एग्जाम्पल में था, तो गाड़ी जब लौट के आती होगी, उसमें मान लीजिए कोई तोड़ फोड़ हो गई या कोई भी चीज हो गई, वो जनरली हमें ही भरनी पड़ती होगी। नेक्स्ट, ए और बी ने क्या करा, ए और बी चालाक, ए और बी ने क्या करा, कहीं से एक एक्स ले लिया, मान लीजिए जैसे फ्लिपकार्ट के या अमेजोन के बिग मिलियन डेज वगैरह चलते हैं, वहां से कुछ सामान मंगा लिया, बाद में उस सामान को क्या करा, किसी और बंदे को सेल कर दिया। अब जो बिग मिल, वो क्या बोलते हैं अपना, ये जो इनके डेज अलग अलग डेज चलते हैं, इस पे जो सेल मिलती है वो सस्ते माल मिल जाता है थोड़ा एज कम्पेयर टू मार्केट। जो फिर मार्केट में महंगा बेचोगे, तो उसमें जो बीच का प्रॉफिट का मार्जिन होगा, वो प्रॉफिट का मार्जिन दोनों इक्वल में बांट दिया। तो क्या दो बंदे हैं, क्या बिजनेस पर्पस है, क्या प्रॉफिट मार्जिन है? हाँ, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट जो एक्सचेंज वाला सिस्टम होता है ना, ये भी कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर आता है। वरना ऐसा अगर नहीं होने का तो वेयर हाउस का भी पार्टनरशिप रहेगा नहीं, या फिर कहें तो रिटेलर का भी पार्टनरशिप रहेगा नहीं। लेकिन होलसेलर भी आता है, रिटेलर भी आता है, तो क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? नहीं, बल्क में खरीद के और उसे फिर सिंगल सिंगल क्वांटिटी बेच के प्रॉफिट कमाते हैं, तो वो भी एक वैलिड बिजनेस कहलाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आगे बात करते हैं नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर क्या है? जो रियल में पार्टनर है ही नहीं, जो रियल नहीं वही तो नॉमिनल अकाउंट होता है, या फिर जो रियल जीडीपी नहीं वही तो नॉमिनल जीडीपी पढ़ते हो आप। इस तरीके से रियल पार्टनर नहीं, वो है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर क्या, बेसिकली एक ऐसा बंदा जिसने ना तो कोई कैपिटल डाल ली, ना वो बिजनेस में एक्टिवली कोई पार्टिसिपेशन करता, ना बिजनेस उसे प्रॉफिट देती, क्योंकि जब ना वो कैपिटल डालने का, ना वो पार्टिसिपेट करने का, तो बिजनेस प्रॉफिट देगी भी किस बात का, क्या किस लिए देगी उसे प्रॉफिट? बेसिकली लॉजिक ये है। तो ना तो वो बिजनेस में पार्टिसिपेट करता, ना बिजनेस उसे प्रॉफिट दे रही, और ना उसने कोई कैपिटल डाल ली।
लेकिन बस उसने बिजनेस को अपना नाम दिया है, जिस नाम को यूज करके बिजनेस ने या तो कहीं से किसी से कोई लोन ले लिया या अपना कुछ बेनिफिट ले लिया। उस केस में मान लीजिए अगर उसने कोई लोन लिया, पार्टनर्स ने उस दूसरे बंदे का नाम यूज करके, जिसने अपने आप को नॉमिनल पार्टनर दिखाया है या कहा है कि मैं नॉमिनल पार्टनर हूँ, उस केस में वो लाइबल हो जाता है क्रेडिटर के टुवर्ड्स। बेसिकली इतनी सी पार्ट। ए नॉमिनल पार्टनर इज अ लीड हुज नेम इज द फर्म विदाउट हैविंग एनी रियल इंटरेस्ट इन दी पार्टनरशिप फर्म। दोनों को उनका कोई रियल इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन बस भी अपना नाम दे देते हैं। लाइबिलिटी क्या होती है ऐसे केस में? ना तो फर्म प्रॉफिट देती है, ना उन्हें कुछ, ना वे फर्म को कोई कैपिटल देते हैं, ना वे फर्म को कैपिटल देते हैं, ना फर्म उन्हें प्रॉफिट देती है। लेकिन जो आउटसाइडर होते हैं उनके लिए वे लाइबल रहते हैं। ही शैल बी लाइबल फॉर द थर्ड पार्टी। जो थर्ड पार्टी होती है उसके लिए उनकी लाइबिलिटी बन जाती है। तो ये था अपना बेसिकली क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में इसके अंदर नहीं लाया। क्यों नहीं लाया? क्योंकि उसका मैं एक पार्ट पहले डिस्कस कर चुका और एक पार्ट अभी आपको बताऊंगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। क्या? एक्सप्लेन डिफरेंट फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म की अलग अलग फॉर्म बताइए ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के बेस पे दो, एक मैं बता चुका एडविल, एक तो है पार्टनरशिप एडविल। एडविल मैं ऊपर बता चुका आपको, और दूसरी है फिक्स पीरियड, वो भी मैं बता चुका। उसके बिल के नीचे उसका भी लिखा हुआ था। तो ये आप अपनी तरफ से बना लेंगे। टेन्योर वाली है, टेन्योर वाली एक तो है एडविल और एक है टेन्योर, ठीक है ना। बेसिकली ये दो ही थी। तो हम बढ़ते हैं आगे अपना क्वेश्चन नंबर 13 की और मूव करते हैं। पीवाईक्यू क्या बोलते हैं अपना, पीवाईक्यू में 90 का क्वेश्चन है और ये एमटीपी में भी देखा गया। ये भी एक तरीके से अच्छा खासा क्वेश्चन 2-3 जगह में जब बना रहा था क्वेश्चन में, तो मुझे 2-3 जगह ये क्वेश्चन दिखा। चलिए इसके बात करते हैं। क्या वेदर ए ग्रुप ऑफ पर्सन इज और नॉट अ फर्म। ग्रुप ऑफ पर्सन फर्म होते हैं अगर वे बाकी कंडीशन पर सेटिस्फाई कर देंगे पार्टनरशिप फर्म की। मान लीजिए दो या दो से ज्यादा बंदे जब बची हुई कंडीशन जो दी है पार्टनरशिप की उन्हें सेटिस्फाई कर देते हैं, तो वे पार्टनरशिप के पार्टनर कहलाते हैं। यानी कि कहे तो वे फर्म कहलाते हैं, मिलकर कलेक्टिवली फर्म कहलाते हैं। और जब उन्हें सिंगल को बुलाते हैं तो कहते हैं कालू, मतलब कालू नहीं कहते हैं पार्टनर। मेरे एग्जाम्पल था रेगुलर क्लास का, जब सिंगल बंदे को बुलाते थे तो कह रहे थे कालू भाई इधर आओ, और यह कहें तो कालू पार्टनर इधर आओ। जब सबको बुलाते थे तो कहते हैं पूरी की पूरी फर्म खड़ी है। मैंने ये रेगुलर क्लास में बताया था। तो वही पूछ रहा है कि कब हम किसी एक सिंगल बंदे को पार्टनर कहेंगे, कब हम कलेक्शन ऑफ बंदों को फर्म कहेंगे। कब कहेंगे भाई? जब वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। कौन सी कंडीशन? जो ट्रू टेस्ट की कंडीशन है। ट्रू टेस्ट की कंडीशन में 3 ही कंडीशन है, वैसे तो 5 इसेंशियल है, लेकिन उसमें 3 मोस्ट इसेंशियल है। वो कौन सी? ट्रू टेस्ट की 5। देखिए वैसे तो है 5 कंडीशन, लेकिन जो ट्रू टेस्ट की कंडीशन है वो 3 ही थी। क्या? एग्रीमेंट होना जरूरी है सबके बीच में, दूसरा शेयर ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी। जो ये ट्रू टेस्ट की 3 कंडीशन है ना, इनमें भी जो सबसे मोस्ट कंडीशन है जो कंक्लूडिव एविडेंस है, वो हमारा लास्ट वाला, वो हमने ऊपर के क्वेश्चन में कर ही लिया, पढ़ाई है अभी। तो बेसिकली ये क्वेश्चन तो कोई हार्ड इसमें है नहीं। आपको एग्रीमेंट बताना है, ये हमने डिस्कस कर लिया एग्रीमेंट क्या होता है। शेयर ऑफ प्रॉफिट हम अपने एक क्वेश्चन में कर चुके, म्यूचुअल एजेंसी हम अभी पढ़ के आ रहे हैं डिटेल में एक क्वेश्चन के अंदर। तो ये क्वेश्चन अपने आप बाय डिफॉल्ट हमने अपने पिछले जो 2-3 क्वेश्चन करे थे उसके बेस पे बन जाता है। क्वेश्चन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये बेसिकली कॉन्सेप्ट की बात करता है। क्या? देखिए ये है एक टाइमलाइन, यहाँ हुआ पार्टनर रिटायर। यहाँ टाइमलाइन में जो जस्ट टाइम में थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो यहाँ जो टाइमलाइन में पार्टनर रिटायर हुआ, ठीक। अब क्या हुआ जब पार्टनर रिटायर होता है, मानिए एक सेकंड जस्ट टाइम रुकिए, मानिए यहाँ था 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, और यहाँ है 31 मार्च अगले साल का आएगा, और ये रिटायर हुआ है हमारे पास 31/7 को, ठीक। तो 31/7 को है रिटायर, ठीक। बेसिकली इतना है। अब जो है ये जब 31/7 को रिटायर हुआ तो इसे 31/4 से 31/7 तक के प्रॉफिट मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए मित्रों, बताओ। जिस दिन पिछला प्रीवियस ईयर खत्म हुआ, प्रीवियस ईयर खत्म होने से और उसके रिटायरमेंट होने तक की जो डेट के प्रॉफिट होंगे, क्या उसमें उसकी हिस्सेदारी होगी कि नहीं होगी? होगी। तो पहले केस में तो उसकी हिस्सेदारी उसे दे देंगे। साथ में
इसके हिस्से की एसेट भी इसे पहुंचानी पड़ेगी, जो एसेट इसने लाया होगा, जो इस एसेट में इसकी हिस्सेदारी होगी, जो एसेट के अंदर इसकी हिस्सेदारी होगी वो हिस्सेदारी भी इसे देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी मित्रों? तो इसे प्रॉफिट भी देना पड़ेगा और एसेट भी देनी पड़ेगी। बेसिकली दो चीज हो गई। मानिए कोई फर्म है जिसका ये पार्टनर था, अब क्या करा उस फर्म ने इसे एसेट नहीं दी। तो अगर फर्म ने एसेट नहीं दी, प्रॉफिट दे दिया, ये प्रॉफिट तो दे दिया लेकिन एसेट देना भूल गई, उस केस में इस दिन के बाद जितने दिन तक उसकी एसेट इस्तेमाल करोगे आप पार्टनर की, उतने दिन तक का जो भी प्रॉफिट अर्न होगा उसमें भी उसकी हिस्सेदारी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इतनी बात समझ गए आप कि बेसिकली तो जब रिटायरमेंट हो रहा है तभी उसे प्रॉफिट भी दो और एसेट भी दो। अगर आप उसकी एसेट नहीं दे रहे हो, उसकी एसेट आगे भी इस्तेमाल कर रहे हो, चलती हुई पार्टनरशिप में इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जब तक आप उसकी एसेट इस्तेमाल करोगे, उसकी फाइनल सेटलमेंट नहीं करते, तब तक जो प्रॉफिट अर्न करोगे उसमें उसकी हिस्सेदारी उसे देनी पड़ेगी। इतनी चीज हो गई। क्योंकि हम उसकी हिस्सेदारी देंगे, अब मानिए होता क्या है, ये जो वो क्वेश्चन है मैं उस क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो हिस्सेदारी देना बेसिकली आप समझ के प्रॉफिट में उसकी हिस्सेदारी बाद में भी रहेगी, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी वजह से इसकी हो जाती है डेथ, रिटायरमेंट लेने के कुछ दिन बाद ही होगी इसकी डेथ, जैसे उस क्वेश्चन में हुई है, उस केस में ये जो आगे के एसेट और एसेट के साथ के प्रॉफिट की हिस्सेदारी है वो कौन लेगा? क्योंकि डेथ हुए पर्सन तो ले नहीं सकता आगे, तो कौन लेगा? सीधी सी बात, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हियर लेगा। तो वही चीज उस क्वेश्चन में है। देखिए PQR 3 पार्टनर थे, डीड में लिखा था कि 20% प्रॉफिट और एसेट का मिलेगा किसे? पी को। पी हो गया रिटायर, और रिटायर होने के जस्ट 15 दिन बाद पी मर भी गया, डेथ भी हो गई। QRR को ने ना कोई फाइनल सेटलमेंट नहीं करी, वे बिजनेस मजे में चलाते रहे, उन्होंने उसके पैसे दिए नहीं, उन्होंने सोचा ये तो मर गया तो अब इसे क्या पैसे देने, कहाँ कोई जरूरत नहीं है, खा जाओ पैसे इसके। तो जो ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव था वो चला गया कोर्ट, उसने कहा कि मुझे अधिकार मिलना चाहिए। तो क्या उसके अधिकार है आपको भी बताने हैं। तो क्या उसके पास अधिकार है पैसा रिकवर करने का? हाँ, उसके पास अधिकार है कि वो प्रॉफिट भी रिकवर कर सके जो उसके मरने के, जो उसके रिटायरमेंट के बाद, एक डेथ तो बाद में हुई है, जो उसके रिटायरमेंट के बाद हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी उसके फाइनल सेटलमेंट नहीं करी थी फर्म ने, और उसे इंटरेस्ट भी मिलेगा 6% उसकी कैपिटल पे, एसेट की, जो एसेट की कैपिटल का अमाउंट है, प्रॉपर्टी की कैपिटल का अमाउंट है, उस पर 6% का ब्याज भी मिलेगा। तो बेसिकली यही है इसमें। क्या देखिए अभी देख लिया, देख लीजिए पहले सबसे पहले लिखता है प्रोविजन की लोन ने क्या कहा है इस चीज के बारे में। तो लोन ने ये सब सेक्शन में ये चीजें बताई, सेक्शन नंबर 37 में ये बताया था, तो हमने पूरा लिख दिया। उसके बाद फैक्ट हम ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लेंगे, नहीं भी करोगे तो भी नहीं, फैक्ट लिखना कंपलसरी नहीं है, बस प्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी कर देता है। कंक्लूजन बता दिया, ऑन द बेसिस ऑफ अबव फैक्ट ऑफ द केस एंड प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 37 of Indian Partnership 1932 applicable to it, we may conclude that in the given problem, as legal representative has entitled at the opinion to, उसके पास ये दो अधिकार है, 20% वो अपनी शेयर होल्डिंग प्रॉफिट भी मांगेगा उसकी डेथ के बाद, क्योंकि उसके एसेट इस्तेमाल हो, और जो एसेट जो वो लेके जाएगा एसेट का अमाउंट भी लेगा विद इंटरेस्ट। यानी कि जो उस टाइम पे टोटल एसेट होंगे उसके रिटायरमेंट के टाइम पे, जिस दिन उसको रिटायर हुआ उस दिन के टोटल एसेट का 20% प्लस उसके बाद जितने टाइम को इस्तेमाल कर लिए उसके एसेट, उसका 5% एडिशनल ब्याज पर एनम। ठीक, बेसिकली इस तरीके से कैलकुलेशन होगी। लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, उसके बाद अगली यूनिट करेंगे यूनिट 2। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मोहन, सोहन, रोहन 3 पार्टनर थे। इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि नहीं बहुत हो गया, एक दूसरा पार्टनर लाओ, बोहन। बोहन कौन है? बोहन है नॉमिनल पार्टनर। अब मैं नॉमिनल पार्टनर आपको थ्योरी में इसलिए पहले बता चुका कि कौन होता है, मैंने आपको कंफ्यूजन होता है। नॉमिनल पार्टनर कौन होता है? बेसिकली जो ना एसेट लाता है ना पार्टिसिपेट करता है, बस ना इसी वजह से कि ना वो एसेट लाता है ना पार्टिसिपेट करता है, उसे प्रॉफिट भी नहीं मिलता, लेकिन वैसे हम उसका नेम यूज करते हैं। उसका नेम यूज करने की वजह से क्या हो जाता है कि वो थर्ड पार्टी के लिए लायबल हो जाता है। मैंने शॉर्ट में बता दिया। तो देखिए ये हमारा कोई बोहन था, तो बोहन को ये प्रॉफिट तो आपको बताया नहीं मिलता। तो एक केट था करण ने क्या करा, डायरेक्ट बोहन पे केस कर दिया कि ये पैसे नहीं देने के, बोहन देगा। बोहन नॉमिनल पार्टनर था, तो क्या करण का ये अधिकार था? आपको भी बताना है, बात खत्म। वेदर बोहन इज लायबल टू ड्यूज, बोहन करण की ड्यूज के लिए लायबल है कि नहीं है? बिल्कुल है। जैसे ही आप किसी के नॉमिनल पार्टनर बनते हो तो ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप उसकी ड्यूज पे करो, उस पार्टनरशिप की, जो पार्टनरशिप नहीं ड्यू कर पा रही थर्ड पार्टी के लिए आप लायबल रहोगे। उसके बाद अगर करण इसके अगेंस्ट सूट फाइल करता है तो क्या बोहन लायबल रहेगा? हाँ रहेगा, चाहे वो खुद से दे, चाहे वो पहले केस में तो वो इज्जत से दे तो बढ़िया है, लेकिन अगर वो इज्जत से पैसे नहीं देगा तो क्या बोलते अपना करण केस ही करेगा। तो बेसिकली दोनों केस भी बताए थे। सबसे पहले प्रोविजन लिख देना, नॉमिनल पार्टनर क्या होता है, प्रोविजन ऊपर के क्वेश्चन से कॉपी वेस्ट है, फैक्ट बता देना केस के, फैक्ट आप देख लेना समराइज तरीके से, वही चीजें जो ऊपर लिखी है। कंक्लूजन क्या, क्योंकि रोहन नॉमिनल पार्टनर है, उसे प्रॉफिट मिले ना मिले हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो लायबल रहेगा फर्म के एक्ट के लिए, थर्ड पार्टी के लिए।
तो ये करण के लिए लायबल रहेगा। करण चाहे तो खुद से भी इसके अगेंस्ट केस कर सकता है। बेसिकली ये था हमारा यूनिट नंबर 1। इससे आगे काम करेंगे यूनिट 2 में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अपना और अपना ख्याल रखें, पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहें। वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करें। जो इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करके उसके 5 मार्क्स हर सब्जेक्ट में बढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, ऐसी मेरी दुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। बाय।